आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 1.5 घंटों से बस एक ही रास्ते पर बिना कहीं रुके चली जा रही थी। हालांकि सूरज ढल चुका था मगर फिजा में रोशनी अभी तक थी। दरअसल अभी मैं ऑफिस के एक काम के सिलसिले से सिमलगंज जा रहा हूँ। वहाँ मेरा 3 दिनों का काम है। रहने खाने का सारा इंतज़ाम वहाँ मेरे एक दोस्त नीलेश के घर में होगा। ऐसा भी नहीं था कि मैं पहली बार सिमलगंज जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 21 साल पहले मैं अपने पापा के साथ सिमलगंज में ही रहा करता था। मेरे पापा उस वक्त के बड़े अधिकारियों में से एक थे। उस वक्त हम सिमलगंज के एक डाक बंगले में रहा करते थे। डाक बंगले का केयर टेकर यानी अब्दुल काका और उनका बेटा सलीम, हम सब एक परिवार की तरह थे। मैं और सलीम तब हम दोनों की उम्र एक ही थी। अब्दुल काका से अगर कोई मेरे बारे में पूछता तो वो मुझे अपना बेटा बताते और यही कारण था कि पापा का ट्रांसफ़र कोलकाता में हो जाने के बाद मुझे उस डाक बंगले को छोड़कर जाने का ज़रा भी मन नहीं था। और उस दिन के बाद से ना कभी सलीम से बात हो सकी और ना ही अब्दुल काका से। इन ख्यालों में डूबा हुआ मैं अभी खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी कंडक्टर साहब चिल्लाते हुए बोले, सिमलगंज सिमलगंज सिमलगंज। बस के रुकते ही मैं अपना बैग लेकर नीचे उतरा। 21 साल पहले का सिमलगंज और अभी का सिमलगंज दोनों में मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिखा। बस अभी गांव में बिजली आ गई है जो 21 साल पहले नहीं थी। बस स्टॉप पर खड़े खड़े ही मैंने सोचा ऑफिस का काम तो कल से शुरू होगा, तो क्यों ना आज की रात उस डाक बंगले में ही कटाई जाए। इसी बहाने अब्दुल काका और सलीम से मिल भी लूँगा। मगर इसमें भी एक परेशानी थी। चूँकि मैं 21 साल बाद इस गांव में आया था, इसलिए मुझे डाक बंगले तक जाने का रास्ता ठीक से याद नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपना बैग उठाया और चलते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। अब तक आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका था। चलते चलते अब मैं रास्ते पर काफ़ी दूर निकल आया था, मगर रास्ते पर ना तो मुझे कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही कोई गाड़ी जिससे मैं उस डाक बंगले का पता पूछ सकूं। अब मैं इतना चल चुका था कि मेरे दोनों पैर दुखने लगे थे। अंत में जब मुझसे और चला नहीं गया तो मैंने सीधे नीलेश को फ़ोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर नीलेश बोला, अच्छा तू अभी है कहाँ पर? एड्रेस बता, मैं बाइक लेकर आता हूँ, फिर तुझे लेकर चलूँगा उस डाक बंगले में। इस पर मैंने बोला, सटीक एड्रेस तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर हाँ, बस से उतरने के बाद मैं रास्ते पर जो बाईं तरफ वाला रास्ता जाता है ना, यानी कि बस्ती की तरफ हूँ। इस पर नीलेश बोला, अच्छा मैं समझ गया, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर नीलेश ने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर रखा और उसी पर बैठ गया, क्योंकि वहाँ आसपास बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे अलावा अगर उस जगह पर कोई था तो सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के रास्ते पर कोई इंसान क्यों नहीं है। खैर तकरीबन 5 से 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद नीलेश अपनी बाइक लेकर वहां पहुंच गया और बाइक रोकते हुए बोला, तुझे उस डाक बंगले तक जाना है ना, चल बैठ। जिसके बाद मैं नीलेश की बाइक में बैठा और हम दोनों उस डाक बंगले की ओर आगे बढ़ने लगे। इसी बीच बाइक चलाते चलाते नीलेश बोला, भाई तू किसी काम से आया था ना यहाँ पर? इस पर मैं बोला, हाँ भाई काम से ही आया हूँ, पर ऑफिस का काम कल से है, तो आज उस डाक बंगले में ही रुकूंगा, फिर कल से तेरे घर आ जाऊँगा। कुछ देर चलने के बाद हमारी बाइक
एक जंगल वाले रास्ते पर पहुंची। उस जंगल को देखकर मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। बचपन में मैं और सलीम इन्हीं जंगलों में लुक्का छुपी खेला करते थे। सलीम बार बार एक बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाता था और मैं उसे हर बार ढूंढ लेता था। खैर, कुछ देर और चलने के बाद हम लोग उस डाक बंगले के पास पहुँचे। जैसा कि 21 साल पहले भी डाक बंगले के अगल बगल कोई घर नहीं था, आज भी वैसा ही है, मगर डाक बंगला बिल्कुल बदल चुका था। बंगले की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। अभी मैं उस डाक बंगले को चारों तरफ से देख ही रहा था कि तभी नीलेश बोला, यार अब मैं चलता हूँ। वैसे मेरी बात मान तो तू भी मेरे साथ चल। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई रहता भी होगा। इस पर मैंने बोला, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, तू भी आ। इस पर शुरुआत में तो नीलेश ने मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया और हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। मैंने दरवाज़ा पीटने के लिए जैसे ही दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। खैर, हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मैं अपने बगल में खड़े नीलेश को भी नहीं देख पा रहा था। मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा, मगर अब्दुल काका और सलीम मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक तो इतना घना अंधेरा, ऊपर से डाक बंगले में किसी को भी ना पाकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। लिहाजा मैंने अब्दुल काका और सलीम को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। मेरे 2-3 बार आवाज़ लगाने पर डाक बंगले के एक कमरे से अब्दुल काका बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे जितनी खुशी हुई उतनी ही हैरानी, क्योंकि 21 साल बीत जाने के बाद भी अब्दुल काका के शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था। वो देखने में अभी भी जवान लग रहे थे। तभी काका ने कहा, अरे दीप बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? आओ। अब्दुल काका से ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर उन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया, जिस पर मैंने उनके करीब जाते हुए जवाब दिया, हाँ काका, मैं। पर आपने मुझे पहचान कैसे लिया? और ये लाइट क्यों नहीं है इस बंगले में? इस पर काका ने जवाब दिया, नहीं बेटा, लाइट नहीं है। कुछ खाओगे? इस पर मैंने कहा, काका, आपके हाथ की बिरयानी खाने का बड़ा मन है, बना पाइएगा? इस पर काका ने कहा, ज़रूर, आप लोग बैठिए, मैं अभी लाया बनाकर। लिहाजा मैं और नीलेश पास ही में लगे एक सोफे पर बैठ गए। तभी नीलेश बोला, यार यहाँ कुछ अजीब नहीं है? मतलब घर में लाइट भी नहीं है, दीवारें भी ठीक नहीं है। इस पर मैंने बोला, देख, ये सरकारी डाक बंगला है और अब्दुल काका सिर्फ डाक बंगले के केयर टेकर हैं। जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, अब्दुल काका भी कुछ नहीं कर सकते। अब चुपचाप बैठ और बिरयानी खा, मेरा दिमाग नहीं। कुछ देर बाद अब्दुल काका खाना लेकर आ गए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी जल्दी बिरयानी बनी कैसे, मगर मुझे भूख इतनी तेज लगी थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे बिरयानी खाना शुरू कर दिया और मेरे शुरू करते ही नीलेश भी शुरू हो गया, जिसके बाद हमने जमकर बिरयानी खाया। खाना पीना सब कुछ हो जाने के बाद नीलेश बोला, यार अब मैं निकलता हूँ। इस पर मैंने बोला, यार अभी कहाँ जाएगा तू? रात हो गई है, कल सुबह दोनों दोस्त एक साथ में निकलेंगे। इस पर नीलेश बोला, नहीं यार, मैं कल सुबह तुझे लेने आ जाऊँगा, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। घर पर बीवी बच्चे अकेले हैं और जहाँ हमारा घर है ना, वो इलाका भी ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने भी और कुछ ना बोलते हुए नीलेश को जाने दिया। नीलेश के जाते ही अब्दुल काका बोले, दीप चलो, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना।
इस पर मैंने बोला, पर काका सलीम कहाँ है? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस पर अब्दुल काका ने कुछ कहा तो नहीं, मगर पता नहीं क्यों उनकी आंखें नम हो गईं और बाद में अब्दुल काका ने बात को टालते हुए कहा, वो कहीं बाहर गया है, उसे छोड़ो, तुम जाओ सो जाओ। फिर अब्दुल काका मुझे एक कमरे में ले गए और मुझे वहीं सोने को कहा। इससे पहले कि सफ़र की थकान मेरे सर पर चढ़ जाए, मैं जल्दी से पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा और बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं मैं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ठीक मेरे ऊपर वाले कमरे से खटपट की कुछ आवाज़ें आ रही थी। उस आवाज़ से मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। लिहाजा मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो पाया कि अब्दुल काका बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। इसलिए मैंने उनको जगाए बिना ही सीढ़ियों से होकर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। सीढ़ियों से होकर जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसलिए मैं अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। चलकर मैं जब उस कमरे के पास पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी धड़कनें बिना भागे ही आसमान छूने लगीं, क्योंकि उस कमरे के अंदर फांसी से एक लाश लटक रही थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अब्दुल काका की थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अगर अब्दुल काका मर चुके हैं तो फिर नीचे कमरे में कौन सोया है? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना जानता था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा। तो मैं दबे पैर उस डाक बंगले से बाहर निकल गया और वहाँ से काफ़ी भागने के बाद मैं एक बस्ती में पहुँचा, जहाँ सबको सारी बात बताने से पता चला कि आज से कुछ साल पहले अब्दुल काका ने अपने बेटे को यानी सलीम को शहर में पढ़ने भेजा था, मगर पता नहीं कैसे किसी दुर्घटनावश सलीम की मौत हो गई। सलीम के पिता यानी अब्दुल काका इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी डाक बंगले के कमरा नंबर 6 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से अब्दुल काका की आत्मा उसी डाक बंगले में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि सलीम की बात पूछने पर अब्दुल काका क्यों रो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।